नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स में स्टोक्स लॉ के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। स्टोक्स लॉ अधिकतर उन द्रवों के लिए काम में लिया जाता है जो विस्कोस होता है, शान होता है। जब कोई पिंड इस प्रकार के पदार्थों में गति करता है तो उसमें जो बल उत्पन्न होता है, उस बल का वर्णन, उसकी गणना, उसका विश्लेषण स्टोक के नियम के द्वारा किया जाता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। जब कोई पिंड शान माध्यम में गति करता है, मीन्स विस्कोस माध्यम में गति करता है, तो गतिशील पिंड उसके संपर्क में स्थित माध्यम को गतिशील करता है। जो लेयर उसके टच में होती है उसको गति करने की कोशिश करता है, जबकि इस पदार्थ से जो दूर माध्यम है वो स्थिर रहता है, क्योंकि वहाँ कोई गति, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं होता। इस प्रकार एक माध्यम में आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। इस फ्लूइड्स में, इस द्रव में एक रिलेटिव मोशन डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे पिंड की चाल बढ़ती है उसके साथ ही यह आपेक्षिक गति तथा वेग प्रवणता बढ़ती है, यानी दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन होता है। और जैसे जैसे वेग प्रवणता बढ़ती है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो शान बल है वो इस वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए वह भी बढ़ता है। इस प्रकार दो बल कार्य करते हैं, एक जिसके कारण वह पिंड गति करता है, दूसरा इसके विरोध में, जिसको हम विस्कोस फोर्स कहते हैं, शान बल कहते हैं, वह भी बढ़ता है। इसके आधार पे हम टर्मिनल वेलोसिटी, उस पदार्थ का, उस कण का चरम वेग ज्ञात कर सकते हैं। क्या परिभाषा होती है? जब विरोधी शान बल गति के लिए उत्तरदायी बाह्य बल के बराबर हो जाता है, तब पिंड पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, जिससे पिंड नियत वेग से गति करने लगता है। इस नियत वेग को पिंड का चरम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी उस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं, एक बाह्य बल जो उसको गति करवाता है, दूसरा बल जो इसके विरोध में उत्पन्न होता है, शान बल। यह दोनों एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हो जाते हैं। उस स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, उसमें जीरो हो जाता है। F इक्वल टू एम ए या F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो जब फोर्स जीरो हो गया तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यही टर्मिनल वेलोसिटी है। स्टोक ने यह सिद्ध किया कि जब एक छोटा सा गोलाकार पिंड जिसकी त्रिज्या a है, स्मॉल a है, किसी अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समान, मीन्स सब जगह इसकी विस्कोसिटी, इसका एरिया सब जगह समान हो, परफेक्टली होमोजीनियस तरल माध्यम में वेग v से गति करता है, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है, जो शान बल होता है, वो स्टोक के सूत्र के अनुसार F इक्वल टू 6π ईटा a इंटू वी। यहाँ पे ईटा तरल माध्यम का शानता गुणांक है, a उसकी त्रिज्या है और v उसका वेग है। यानी अधिक विस्कोस शान पदार्थ पर जो बल लगेगा वह भी अधिक होगा। आकार यदि अधिक बड़ा है, त्रिज्या अधिक है, तो फोर्स भी अधिक लगेगा। और यदि कण का, पदार्थ का, पिंड का वेग अधिक है, तो उस पर जो शान बल है, जो विरोधी बल है, वह भी अधिक होगा। यानी यह इन तीनों फैक्टर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं एक विशेष एग्जाम्पल के रूप में, कि जब शान द्रव में कोई गोला गिरता है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, उसका चरम वेग क्या होता है, ज्ञात करते हैं। द फॉल ऑफ द स्फीयर इन ए विस्कोस लिक्विड। माना कि एक त्रिज्या a तथा रो घनत्व का एक गोला ईटा शांता गुणांक वाले, सिग्मा घनत्व वाले, अनंत विस्तार वाले
पूर्णतः समान माध्यम में गिरता है। यह हमने दो पदार्थ है, एक हमारा गोला जिसका घनत्व रो है और एक जो लिक्विड है, द्रव है, जिसका घनत्व सिग्मा है। गोले पर 3 बल कार्य करते हैं जैसे चित्र में दिखा गया है। पहला गुरुत्वीय बल, यानी इसका जो वेट है, इसका जो भार है गोले का, वह हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। वो किसके बराबर होगा? W = mg। इस गोले का द्रव्यमान कितना होता है? 4/3πr³ रो इंटू जी, रो गोले का घनत्व। इसी प्रकार जब कोई कण, कोई पदार्थ द्रव में गिरता है तो एक ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल काम करता है जो इस भार के विपरीत होता है। उस उत्प्लावक बल की मान हम सब जानते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार। वो होता है गोले द्वारा हटाए गए द्रव का भार। कितना द्रव हटाएगा? जितना उसके आयतन के बराबर होता है। तो गोले का आयतन कितना होगा? 4/3πr³। भार इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू द जी, यानी द्रव का घनत्व इसमें काम आएगा। सो गोले द्वारा हटाए गए द्रव का भार हो जाएगा 4/3πr³ सिग्मा इंटू जी। यह ऊपर की ओर होता है। तीसरा बल जो स्टोक के फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया, वो श्यान बल, जो गति के विपरीत होता है। यानी यदि गोला नीचे की तरफ चल रहा है तो श्यान बल इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। कितना होगा? F = 6π∗A × V, ऊपर की ओर। इस चित्र के अनुसार दो बल, श्यान बल व उत्प्लावक बल, ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, जबकि वेट, भार नीचे की ओर कार्य करते हैं। इस प्रकार गोला जब द्रव में गति करता है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, उसी प्रोपोर्शनल में श्यान बल भी बढ़ता जाता है। एक स्थिति पर जब ऊपर की ओर लगने वाले बलों का योग W भार के बराबर हो जाता है, तब नेट फोर्स, परिणामी बल 0 हो जाता है। इस स्थिति में गोला नियत वेग, जिसे हम अंतिम वेग कह के आए हैं, समझा के आए हैं, से नीचे गिरने लगता है। अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए ये बल की समीकरण काम में लेते हैं। नीचे की ओर फोर्स बराबर ऊपर की ओर फोर्स। नीचे की ओर फोर्स mg, ऊपर की ओर 4/3πa³ सिग्मा इंटू द जी प्लस 6π∗A × V। और यदि हम गोले का द्रव्यमान भी लिखते हैं 4/3πa³ रो जी = 4/3πa³ सिग्मा जी प्लस 6π∗A × V। इसको रीअरेंज करें तो हमें उसका टर्मिनल वेलोसिटी, उसका अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं, और वो प्राप्त होता है 2/9 × A² इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा × द जी / η। इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि श्यान माध्यम में नीचे गिर रहे गोले का अंतिम वेग 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, V = A²। जितना ज़्यादा बड़ा होगा आकार, उतना ज़्यादा इसका टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग होता है। दूसरा, गोले एवं माध्यम के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है, यानी इन दोनों घनत्व पर निर्भर करता है। एंड दैट इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रो माइनस सिग्मा। और तीसरा, माध्यम के श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ईटा। अब हम इस स्टोक के फॉर्मूले से क्या क्या उपयोग में लेते हैं, क्या क्या अनुप्रयोग होता है, प्रैक्टिकली हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में कुछ अनुप्रयोगों का वर्णन कर रहे हैं। हम देखें, बरसात के मौसम में जब बूंदें नीचे गिरती है तो इसमें भार व श्यान बल के कारण अंततः बूंदें
नियत अंतिम वेग से नीचे गिरने लगती है। और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, जिसे हम कैलकुलेट करके आए हैं। कम त्रिज्या की बूंदें कम वेग से चलती है, यानी हल्की बूंदें धीरे धीरे वेग से चलती है, जबकि भारी बूंदें तेजी से नीचे की तरफ गिरती है। सेकंड, जब जल की वाष्प संघनित होकर बादल बनती है, यानी बादल बनने का जो तरीका है, कंडेंस होती है वेपर्स, तो धीरे धीरे वो संघनित एक के ऊपर एक होने के कारण वो धीरे धीरे बादल के रूप में आ जाती है। प्रारंभ में बूंदें बहुत छोटी होती है और छोटी होने के कारण इनका चाल भी कम होता है, इनके टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, इसलिए हमें यह बूंदें तैरती हुई प्रतीत होती है। जैसे बादल इधर उधर घूमते नजर आते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश में तैर रहे हैं। तीसरा, जो हम अधिकतर प्रयोग करते हैं लेबोरेटरीज में, दैट इज मिलिकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि जो कणित्र होता है, स्पिरर होता है, उससे हम तेल की बूंदों को बारीक बारीक फुहार के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये एक तथा उसमें हम विद्युत क्षेत्र लगा के इन पे आवेशित कर देते हैं। तो हमारे पास में उसमें वेग जो लगते हैं, अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए तरीका है कि वेट जो नीचे की तरफ लगता है तेल की बूंद का, ऊपर की तरफ उसका हवा में उत्प्लावन बल लगता है, विद्युत क्षेत्र लगता है। इसके आधार पर हम उसका अंतिम वेग ज्ञात कर लेते हैं। और जब हम बूंद पे जो टोटल चार्ज इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पाया जाता है Q इक्वल टू N इंटू E। E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो ये सिद्ध करता है कि कोई भी आवेश क्वांटाइज्ड होता है, यानी वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज होता है, Q इक्वल टू NA। और अंतिम अनुप्रयोग, जब कोई ऊपर से पैराशूट से कोई गिरता है, पैराशूट की सहायता से सेफ नीचे लैंडिंग करना चाहता है, तो जो सैनिक गिरता है, शुरू में उसकी चाल कम होती है, धीरे धीरे श्यान बल बढ़ने लगता है। श्यान बल बढ़ने के कारण वह आराम से कंट्रोल कर सकता है, नीचे की ओर को वेग को नियंत्रण रख सकता है, और आसानी से जहां वह उतरना चाहता है वहां आराम से उतर सकता है। तो ये सारे अनुप्रयोग स्टोक्स के नियम के